प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का करना बहुत ही जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से ही आपको किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनकी क्या प्रवृत्ति है और कैसी प्रकृति है, इसके बारे में जानकारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको मिलेगी। इसी कड़ी में हम लोग भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में डिस्कशन कर रहे हैं, जो आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशंस में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस सीरीज की दूसरी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बनी भारतीय इतिहास और संस्कृति वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख एवं तिथियों को उत्कीर्ण करने की परंपरा प्रारंभ की गई थी। इसका उत्तर होगा यूनानी शासकों के द्वारा। यूनानी शासकों के द्वारा पहली बार सिक्कों पर लेख और तिथियों को उत्कीर्ण करने की परंपरा की शुरुआत की गई थी और इस परंपरा को फिर पूरी दुनिया ने फॉलो किया। यूरोप के इस मैप में इसके दक्षिण पूर्व में आप जो ये डार्क ग्रीन क्षेत्र देख रहे हैं, ये ग्रीस देश है और इसकी राजधानी एथेंस है। यहाँ पर एथेंस अवस्थित है। यहाँ के निवासियों को यूनानी कहा जाता है और इंग्लिश में इन्हें ही ग्रीक्स कहा जाता है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, लोगों को पता नहीं होता है कि यूनान कहाँ पर अवस्थित है। तो ये जो डार्क ग्रीन आप क्षेत्र देख रहे हैं, इसे कभी प्राचीन काल में यूनान के नाम से जाना जाता था और यहाँ के निवासियों को यूनानी कहा जाता था। तो जितने भी यहाँ के शासक हुए, जो साम्राज्य यहाँ पर केंद्रित थे, उन्हें यूनानी साम्राज्य कहा गया। और इसी यूनानी साम्राज्य की एक शाखा जिसे हिंद यूनानी के नाम से जाना जाता है, उसने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों पर कब्जा किया था और यही थे जिन्होंने भारत पे सबसे पहली बार आक्रमण किया था। हिंद यूनानी, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इन्हीं शासकों के द्वारा पहली बार सिक्कों पर लेख और तिथियां उत्कीर्ण करवाई गई, ये आपको याद रखना है। ये इस क्षेत्र के शासकों की दुनिया को बहुत बड़ी देन है। तो सिक्कों पर लेख और तिथियां उत्कीर्ण कराने वाले जो पहले शासक थे वो यूनान के शासक हुआ करते थे। इन्हीं यूनान के शासकों में जो सबसे प्रतापी शासक हुआ वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी हिंदी में इसे कहते हैं सिकंदर। 1 रुपए के सिक्के में जो ये 1954 देख रहे हैं, यानी तिथि अंकित हुई है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर ये जो 1 रुपया लिखा हुआ है, इस परंपरा की शुरुआत सबसे पहले यूनानी शासकों के द्वारा ही किया गया। तो ये आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार हमारे एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। अगर आप प्राचीन सिक्कों को देखेंगे तो उन पे लेख लिखे हुए मिलते हैं, ऐसे लाइन से पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ होता है। तो ये परंपरा जो है ये यूनानियों की देन है। उसके साथ ही साथ ये तिथि जो आप देख रहे हैं 1954, तो इससे साफ साफ पता चल जाता है कि ये सिक्का किस काल का है और किस समय का है। तो इस परंपरा की शुरुआत यूनानी शासकों के द्वारा सबसे पहले की गई थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा महायान बौद्ध शाखा। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था, जिसका उसने प्रचार चीन तक किया। यहीं पर ध्यान रखिएगा कि जो ये कनिष्क थे, कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी में शुरू होता है और इनके राज्यरोहण को शक संवत के नाम से जाना जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और शक संवत को ही भारत द्वारा सरकारी कैलेंडर के रूप में यूज किया जाता है। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये कनिष्क के साम्राज्य का मैप है। कनिष्क जो था कुषाण वंश का शासक था और इसके शासनकाल की अगर बात की जाए तो 78 ईस्वी में इसका राज्यरोहण हुआ और इसने 105 ईस्वी तक शासन किया। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है जो हमें याद रखना है। इसके साथ ही साथ कुषाण अंपायर या कनिष्क की राजधानी की अगर बात करें तो ये पुरुषपुर में अवस्थित थी। पुरुषपुर को आज के समय में पेशावर के नाम से जाना जाता है। कनिष्क की जो दूसरी राजधानी थी वो मथुरा थी। और इसके साथ ही साथ ये याद रखना है कि कनिष्क के समय में ही चौथी बुद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। इस चतुर्थ बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ था वो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। ये फैक्ट याद रखना है, पहली बात। और इसका आयोजन कब हुआ, तो ये 72 ईस्वी में किया गया था। तीसरी बात अगर यहां से याद रखें तो इसके जो अध्यक्ष थे इस बौद्ध संगीति के, वो थे वसुमित्र। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और उसके साथ ही साथ अश्वघोष का भी नाम हमें याद रखना है। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। चौथी बात अगर करें तो इसी बौद्ध संगीति के दौरान जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। पहली शाखा का नाम था महायान शाखा और दूसरी जो शाखा थी उसका नाम था हीनयान शाखा। प्रश्न में यही पूछा गया है कि जो कनिष्क था वो किस बौद्ध शाखा का अनुयायी था, तो वो महायान शाखा का अनुयायी था। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त कनिष्क से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है कि कनिष्क के राज दरबार से
कौन कौन से विद्वान संबंधित थे? तो इसमें हमें 3 बौद्ध दार्शनिकों का नाम याद रखना है। पहले नंबर पे हैं पार्श्व, दूसरे नंबर पे हैं वसुमित्र ये चौथी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे, और तीसरे नंबर पे आते हैं अश्वघोष की अगर बात करें तो ये चौथी बौद्ध संगीत जो हुई थी उसके उपाध्यक्ष थे। इसके बाद चरक का नाम आता है। चरक एक चिकित्सक थे। नागार्जुन की बात कर लेते हैं। नागार्जुन जो थे ये भी एक बहुत प्रकांड पंडित थे। और इसके बाद आपको नाम याद रखना है संघरक्ष का। संघरक्ष कनिष्क के पुरोहित थे। तो इतने लोगों का नाम हमें याद रखना है जो कि कनिष्क के राज दरबार से संबंधित थे। तीसरे पद की बात करें तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो त्रिरत्न का कंसेप्ट है ये बौद्ध धर्म में भी है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। इसके बाद चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का वह वंश जिसका शासनकाल सबसे अधिक समय तक रहा, तो ये तुगलक वंश हो जाएगा। दिल्ली सल्तनतों की अगर बात करें तो उसमें तुगलक वंश का शासनकाल सबसे अधिक समय तक रहा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत में राजवंशों की अगर बात करें तो इसे आप एक कोड के जरिए याद रख सकते हैं। ये कोड है गुड़ खा तसले में। यहाँ पर पहले गुलाम वंश की स्थापना होती है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। गुड़ में गु का मतलब है गुलाम वंश, ये आप याद रखिएगा। खा का मतलब है खिलजी वंश, ये दूसरा वंश था दिल्ली सल्तनत का, खिलजी वंश। तीसरा जो वंश था वो ता से था, इसे कहते हैं तुगलक वंश। उसके बाद चौथा जो वंश था ये था सैयद वंश, और पांचवें वंश की अगर बात करें तो ये था लोदी वंश। तो ये 5 राजवंश हुए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। दिल्ली सल्तनत के बाद दिल्ली पर मुगलों का अधिकार हो गया, मां से हो जाएगा मुगल। तो ये आप कोड याद रखिएगा, ये क्रम से है। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोदी वंश। और इसमें अब इनके अगर कार्यकाल की बात करें कि किसका कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा, तो उसके लिए आप तुगुल सखा कोड आप याद रख सकते हैं। तुगुल सखा, यहाँ पर तू का मतलब है तुगलक वंश, और ला का मतलब है लोदी वंश, सा का मतलब है सैयद वंश, खा का मतलब है खिलजी वंश, गा का मतलब है गुलाम वंश। तो यहाँ पर सबसे लंबे समय तक तुगलक वंश ने शासन किया और सबसे कम समय के लिए खिलजी वंश ने शासन किया। ये चीजें आप याद रखिएगा। 5वें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह शिलालेख जिसमें सम्राट अशोक ने स्वयं का उल्लेख किया है, तो उत्तर हो जाएगा मास्की शिलालेख। मास्की शिलालेख कर्नाटक में अवस्थित है और इस शिलालेख में सम्राट अशोक ने स्वयं का उल्लेख किया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सम्राट अशोक के लगभग 33 शिलालेख मौजूद हैं, और इन 33 शिलालेखों में से मात्र 4 शिलालेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। बाकी दूसरे जितने भी शिलालेख हैं उनमें इसे इसकी उपाधि से जाना जाता है, इसकी उपाधि से संबोधित किया गया है। अशोक की जो उपाधि थी वो थी प्रियदर्शी, एक उपाधि ये थी प्रियदर्शी। तो कुछ अभिलेखों में इसे प्रियदर्शी के नाम से निरूपित किया गया है, और वहीं दूसरे शिलालेखों में इसे देवाप्रिय नाम, यहां मैं लिख देता हूं देवाप्रिय नाम। तो ये 2 उपाधियां हैं अशोक की। बाकी सभी शिलालेखों में अशोक को देवाप्रिय नाम, प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है, लेकिन 4 ही शिलालेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। इन चारों शिलालेखों को आप एक कोड के जरिए याद रख सकते हैं, मऊ गुने। यहाँ पर माँ का मतलब है मास्की शिलालेख जो कि कर्नाटक में अवस्थित है। इसी के साथ ही साथ ऊ का मतलब है उडे गोलम, यहाँ मैं लिख देता हूँ उडे गोलम शिलालेख, ये भी कर्नाटक में अवस्थित है। गु का मतलब हो गया गुर्जरा शिलालेख, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसे हटा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ गुर्जरा शिलालेख, ये आपके मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसमें भी अशोक को अशोक नाम से पुकारा गया है। और ने से अगर बात करें, यहाँ कोड में लिख देता हूं पहले मऊ गुने, तो ने से मतलब हो जाएगा नेत्तूर। नेत्तूर का जो शिलालेख है ये आपके आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तो यही 4 शिलालेख हैं, मास्की शिलालेख, उडेगोलम शिलालेख, गुजरा शिलालेख और नेत्तूर शिलालेख, जिसमें अशोक को अशोक नाम से जाना जाता है। छठे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर है नंदीवर्मन द्वितीय। नंदीवर्मन द्वितीय कौन था? तो ये पल्लव राजवंश का शासक था, जिसके द्वारा मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया गया। कांचीपुरम कहाँ अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु में अवस्थित है। तमिलनाडु के एकदम उत्तरी पूर्वी छोर पर कांचीपुरम अवस्थित है, जो कि
पल्लवों की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ आप इस मैप में ये जो डार्क ग्रीन कलर का क्षेत्र देख रहे हैं, ये सारा का सारा क्षेत्र पल्लव राजवंश से संबंधित था। इस राजवंश ने 275 ईस्वी से लेकर 897 ईस्वी तक दक्षिण भारत पर शासन किया और इसी पल्लव राजवंश के द्वारा बहुत सारी मंदिरों का निर्माण कांचीपुरम में किया गया था। कांचीपुरम इनकी राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर ये जो आप तमिलनाडु देख रहे हैं, तमिलनाडु के इस वाले क्षेत्र पर कांचीपुरम अवस्थित है। और पल्लव जो डायनेस्टी थी, पल्लव राजवंश की जो मुख्य भाषा थी वो तेलुगु थी। ये आप ध्यान रखिएगा, तेलुगु इनकी मुख्य भाषा हुआ करती थी और इनका जो क्षेत्र था ये आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों पर और तमिलनाडु के उत्तरी हिस्सों पर मुख्य रूप से केंद्रित था। और यह है बैकुंठ पेरुमल मंदिर, जिसका निर्माण पल्लव शासक नंदी वर्मन द्वारा करवाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर थे जिनको हमें याद रखना है। काफी बार पूछा गया है कि बैकुंठ पेरुमल मंदिर किन शासकों के द्वारा बनवाया गया, तो ये पल्लव राजवंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया। और इनमें अगर शासक का नाम पूछे तो नंदी वर्मन द्वितीय थे, जिन्होंने बैकुंठ पेरुमल मंदिर और इसके साथ ही साथ मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ये दोनों मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर, पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम में अवस्थित हैं। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र में स्थित एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किन शासकों के शासनकाल में हुआ, तो ये राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल के दौरान एलोरा की गुफाओं और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किया गया था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये मुख्य रूप से हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो ये फैक्ट काफी बार पूछा गया है कि एलिफेंटा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है, तो यहाँ पर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। वहीं अगर एलोरा की गुफाओं की बात करें तो यहाँ पर बौद्ध और हिंदू धर्म के साथ ही साथ जैन धर्म से संबंधित भी मूर्तियां देखने को आप लोगों को मिल जाएंगी। एलोरा में ही एक बहुत ही फेमस मंदिर स्थित है जिसे कहते हैं कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर जो है ये रॉक कट टेम्पल है और एलोरा में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था ये कई बार पूछा गया है, तो ये कृष्ण प्रथम का नाम आप लोग याद रखिएगा। कृष्ण प्रथम ये राष्ट्रकूट शासक थे जिनके द्वारा कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण एलोरा की गुफाओं में करवाया गया है और ये भारत का सबसे बड़ा रॉक कट टेम्पल है। यहीं पर ही राष्ट्रकूट साम्राज्य से भी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके संस्थापक की अगर बात करें तो वो दांती दुर्ग था। दांती दुर्ग द्वारा 750 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। इसके शासकों का शासनकाल 750 ईस्वी से लेकर लगभग 900 ईस्वी तक था। यहाँ ये जो आप मैप देख रहे हैं जिसमें रेड कलर से राष्ट्रकूट साम्राज्य को दिखाया गया है, ये इस साम्राज्य का लगभग 800 ईस्वी के आसपास का मैप है, जिस समय राष्ट्रकूट साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक था। इस समय उत्तर में इसका जो उत्तरी छोर था वो कन्नौज था और दक्षिण में ये कांचीपुरम तक फैला हुआ था। वहीं पर अगर आपसे कभी पूछा जाए कि राष्ट्रकूटों का जो मुख्य क्षेत्र था वो कौन सा था, तो आज का जो आप महाराष्ट्र और कर्नाटक का क्षेत्र देख रहे हैं ये राष्ट्रकूटों का मुख्य क्षेत्र था। इसी मुख्य क्षेत्र से ये समय समय पर उत्तर में अपना अधिकार कर लेते थे और दक्षिण में भी अपना अधिकार कर लेते थे, लेकिन जो इनका मुख्य केंद्र था वो महाराष्ट्र और कर्नाटक ही था। मान्यखेड़ इनकी राजधानी हुआ करती थी। इन्हीं के द्वारा ही एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किया गया था। 8वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। 9वें प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये आप याद रखिएगा। आज के 10वें और आखिरी प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि वह वंश जिसे भारत की संस्कृति में स्वर्णयुग कहा गया है, तो ये गुप्त काल है। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति में स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है। इसका जो समय था वो 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक था। ये डेट आपको याद रखनी है। और इसके साथ आप लोग कमेंट में बताइएगा कि गुप्त वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो वो कौन थे। 319 में वो कौन सा शासक था जिसने गुप्त वंश की स्थापना की थी, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ। और दोस्तों चैनल प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।